नमस्कार साथियों, ये है ग्राम बलाहर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान, इसका नाम है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। इसको 2020 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी संस्कृत विश्वविद्यालय के तौर पर इसको मान्यता दी गई है। यहाँ चल रहे कोर्सेज और अन्य गतिविधियों के बारे में हम आज आपको सूचना देंगे। बहुत ही मनोरम स्थान पर बना हुआ ये केंद्रीय संस्थान जिला कांगड़ा की पहाड़ियों में बसा और सामने ये देख रहे हैं आप ब्यास नदी के तट पर बना हुआ सुरम्य संस्थान है। मौसम यहाँ हैवी रेन का है और इस संस्थान में जो कोर्सेज करवाए जा रहे हैं और जो छात्र हैं, जो सुविधाएं हैं, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, वेदव्यास कैंपस बलाहर, हिमाचल। साथ में साथियों यहाँ पे डिस्टेंस से भी एजुकेशन दी जा रही है। ये उन दानी सज्जनों के नाम जिन्होंने इस कैंपस को स्थापित करने में अपना योगदान दिया, दान देकर शिक्षण स्थान के लिए बहुत ही मानवीय परोपकार का कार्य किया है। एंड ये है इनका मुख्य द्वार। इसके बिल्कुल ठीक सामने ये बह रही है इधर व्यास नदी। जैसे प्राचीन काल की अवधारणा होती थी कि विद्या के संस्थान गुरुकुल आदि तपोवनों में नदियों के तट पर ही होने चाहिए, इसी अवधारणा को साकार करता हुआ ये बहुत ही बेहतरीन संस्थान। ये सामने इनका है कैंटीन और छात्रावास कन्याओं के लिए। आगे चलते हैं। नए भवन का निर्माण। ये है साथियों मुख्य कैंपस, बहुत ही बेहतरीन बना हुआ। ये प्राचीन काल के जो हमारे वैज्ञानिक चिंतक हुए हैं उनकी पेंटिंग्स यहाँ बनाई हुई है। सामने जो भवन है इसका नाम इन्होंने रखा है तक्षशिला भवन। प्राचीन काल की विश्वविद्यालय हमारे सुदूर उत्तर पश्चिम भारत के प्रांतों में जो मध्यकाल में हमलावरों से नष्ट हो गई थी, उसी के नाम पर ये शानदार तक्षशिला भवन। और ये जो प्रशासनिक भवन है इसका नाम रखा गया भरत भवनम, भरत ही भवन है। एकेडमिक ब्लॉक के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। सामने जो है भगवती माता त्रिपुर सुंदरी जी का कैंपस के अंदर शानदार मंदिर बना हुआ है। इसके साथ ही ये शानदार भवन लाइब्रेरी के लिए सामने निर्माण कार्य चल रहा है। भवन को और अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। सामने माता त्रिपुर सुंदरी जी का मंदिर है। काफी केंद्रीय विद्वानों में प्राचीन भारतीयता को दिखाता हुआ काफी चीजें हैं। लाइब्रेरी
कंप्यूटर लैब है यहाँ पे। आधुनिक क्लासरूम है, बहुत ही बेहतरीन। सामने आद्य शंकराचार्य जी का फोटो है। आज्ञा गुरुनाम है विचारणीय। के लिए महिला स्वाध्याय केंद्रम है। ये समझ लो किसके लिए लिखा गया है। ये व्यास नदी है, बारिश का मौसम है और काफ़ी उफान पर है। आगे दिखाता हूँ थोड़ा आपको। पानी का बहाव बहुत तेज है। सिलेंडर देखिए, सिलेंडर ट्रक पड़ गया था, सिलेंडर ट्रक आया, सिलेंडर आई था। बहुत तेज उफान पे है नदी। और ये सामने इसके जो उठ रहा है फॉग सा, ये रेती बह के आई हुई है। इससे आगे हम जा सकते हैं। ये हाँ, ये बहुत तैर के आते हैं लकड़ी इसमें। भी आता है बड़ा ऊपर से। तो बनवा सकते हैं एक्चुअली ये देखो टीले बने हुए रेत के बिल्कुल। कभी-कभी माइग्रेन आता है ना। तो माइग्रेन इसीलिए। नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बिलाहर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। और आज हमारे साथ हैं हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर श्री पुरुषोत्तम गुरु जी, जो कुछ संस्कृत के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कारः, नमांसि रमेश महोदय। बहु धन्यवादः। अस्माकं विश्वविद्यालये भवन्तः समागताः सन्ति। कार्यालयस्य यानि कार्याणि सन्ति तेषां कार्याणां निरीक्षणार्थं भवतामत्र स्वागतमस्ति। मम नाम पुरुषोत्तमः। अहं मूलतः हरियाणाप्रान्तस्य करनाल जनपदस्य पोपडाख्यग्रामात् अस्मि। मम 12शी कक्षां यावत् अध्ययनं हरियाणायाम् एव अभवत्। ततः परं मम सर्वापि शिक्षा उत्तरप्रदेशस्य लखनऊ नगरे सम्पन्ना। लखनऊ नगरे अपि केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य एकः लखनऊ परिसरः वर्तते। ततः परम् अहं दिल्लीसर्वकारस्य सर्वकारीयविद्यालये सपाद एकमासं यावत् शिक्षणकार्यं कृतवान्। ततः परं त्रयोदशोत्तर-2000तमे वर्षे 2013तमे वर्षे अत्र केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य वेदव्यासपरिसरे नियुक्तः शिक्षाशास्त्रविभागे अहं कार्यरतः अस्मि। जी पुरुषोत्तम सर, जैसे आपने बताया कि एक बिल्कुल धारा प्रवाह संस्कृत भाषा के माध्यम से, तो हमारे कुछ साथी हैं जो संस्कृत में थोड़ा इजी नहीं है, तो आपने जो बताया उनका थोड़ा हिंदी में भी थोड़ा ब्रीफ सा बता दीजिए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल रमेश जी। ये सामान्य लोगों के लिए हम अपनी राजभाषा हिंदी में भी बताना चाहेंगे कि यह केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय 1970 में आरंभ हुआ और इसके वर्तमान में 12 परिसर हैं। इन्हीं का एक परिसर लखनऊ में है जहां मेरा अध्ययन हुआ। और अभी वर्तमान में सन 2013 से मैं वेदव्यास परिसर हिमाचल में शिक्षा विभाग में कार्यरत हूं। और मुख्य रूप से हमारे परिवार में कृषि का कार्य ही होता था। हमारे पिताजी किसान थे, लेकिन उन्होंने मेहनत करके हमें समाज से भी हमको बहुत सहयोग मिला, अपने संबंधियों से भी सहयोग मिला। उनकी फंडिंग से ही, उनके सहयोग राशि से ही हम अपना पढ़ाई का कार्य कर पाए। और इसके उपरांत हमने 1 वर्ष एमएड शिक्षाचार्य की उपाधि जयपुर परिसर से मिली, जो कि राजस्थान में है। इस प्रकार से इसके अलावा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की गतिविधियां बहुत होती हैं और राष्ट्र के अलग अलग कोनों में स्थित विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में
भाषण आदि कंपटीशन के लिए, स्पर्धाओं के लिए हमें अवसर मिला। और आज हम ये कह सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय की बदौलत हम अपने लगभग 28 राज्यों का भ्रमण हम कर चुके हैं और समग्र भारत का दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। जो संस्कृत पढ़ता है वो पूरे राष्ट्र का होता है, क्योंकि संस्कृत किसी एक राज्य की भाषा नहीं है। पंजाब में पंजाबी होती है, गुजरात में गुजराती है, बंगाल में बंगाली है, हिमाचल की अपनी क्षेत्रीय बोलियां हैं। लेकिन यदि संस्कृत को आप देखते हैं तो संस्कृत समग्र राष्ट्र की भाषा है। और संस्कृत केवल कर्मकांड के लिए ही उपयोग नहीं है। जैसे साधारण लोग समझते हैं कि संस्कृत पढ़कर क्या करेंगे, संस्कृत से हमें केवल हरि ओम करके किसी के यहाँ पूजा कराना पड़ेगा, परंतु ऐसा नहीं है मित्रों। संस्कृत एक भाषा मात्र नहीं है, संस्कृत अनेक विषयों का भंडार है। प्राचीन समय में जितने भी विषय होते थे उनका लेखन कार्य संस्कृत में हुआ है। इसीलिए खगोल विज्ञान से लेकर के हमारा आयुर्वेद हुआ, योग हुआ, कृषि विज्ञान हुआ, रसायन शास्त्र हुआ, भूगोल हुआ, सारे के सारे विषय संस्कृत में हमारे आचार्यों के द्वारा लिखे हुए हैं। अभी अभी भारत सरकार के द्वारा भी भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, ITS इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में अभी IITs में संस्कृत को इंट्रोड्यूस किया गया है। AICTE के द्वारा भी जो तकनीकी महाविद्यालय हैं उसमें संस्कृत विषयों में, संस्कृत भाषा में जो तकनीकी विषय, प्रौद्योगिकी के विषय उपलब्ध हैं। कृषि विश्वविद्यालयों में जो संस्कृत में कृषि विज्ञान छुपा हुआ है उसको पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है और हम भारत सरकार के भी आभारी हैं। हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलगुरु महोदय प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी का सत्संकल्प और सत्प्रयासों से जितने हमारे परिसर हैं, उनके जो निदेशक हैं उनके भी बहुत से प्रयास रहते हैं। हम समाज में जाकर के भी संस्कृत भारती नामक संगठन के साथ सहयोग करके भी शिविरों का संचालन करते हैं। अभी ये कह सकते हैं कि संस्कृत भाषी परिवारों की संख्या 1000 से ज़्यादा है और संस्कृत गांवों की संख्या 6 से अधिक है। आने वाले समय में संस्कृत का युग होने वाला है और निसंदेह हम ये कह सकते हैं कि भारतीय समाज को पुनः विश्व गुरु की पदवी पर जो बैठा सकता है वो संस्कृत है। संस्कृत किसी वर्ग विशेष की भाषा नहीं है मित्रों। संस्कृत जो उसको पढ़ेगा उसकी भाषा है। एक प्रसिद्ध उदाहरण राजा भोज के समय का हमें आता है कि एक जब लकड़हारा जा रहा था तो किसी राजपुरुष ने, किसी राजा के व्यक्ति ने, किसी दरबार के व्यक्ति ने उनको कहा कि किम भारह बाधती, तो यहाँ पर बाधती शब्द का प्रयोग उन्होंने गलत कर दिया। लेकिन उस समय संस्कृत भाषा जन जन की भाषा थी। वो लकड़हारा समझ गया कि इससे गलती हो गई है, इसकी जीभ फिसल गई है, तो उसने कहा कि भारो न बाधते राजन यथा बाधती बाधते। तो इससे सिद्ध होता है कि भारत जनभाषा थी और जनभाषा होने के कारण जितने भी लोगों के लिए विषय थे, चाहे कृषि हो, चाहे अन्य विषय, खगोल हो, जितने भी समाज के उपयोगी विषय होते थे, भवन निर्माण के, वास्तु के विषय, आप आश्चर्यजनक रूप से अभी हम देख सकते हैं। जैसे बृहदेश्वर मंदिर है, उसमें अब भी उसके शिखर पर एक कलश रखा हुआ है। उस कलश में अनाज के कुछ दाने हैं, इतने वर्षों के बाद भी वो वैसे के वैसे हैं। तो जो प्रिजर्वेशन की जो क्षमता हमारे भारत के पास विद्यमान है, उन सब का ज्ञान संस्कृत में है। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप कोई भी पेशा अपनाइए। जैसे रमेश जी का पेशा अलग है, लेकिन इनकी जो जिज्ञासा रहती है वो संस्कृत के प्रति है। शौकिया तौर पर आप अपना अध्ययन संस्कृत में कीजिए, पेशा कोई भी अपनाइए, लेकिन संस्कृत को जरूर अपनाइए, क्योंकि संस्कृत ही भारत का मूल है और संस्कृत के माध्यम से ही भारत पुनः विश्व गुरु। जैसे आजकल डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को आजकल एडमिशन है, तो जो संस्कृत में जो बच्चा पढ़ता है, मान लो +2 के बाद मान लो शास्त्री में आता है, तो उसके लिए आगे कैरियर में कहाँ रहता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं जो बच्चा संस्कृत लेता है? जी बहुत अच्छा। कई बार बच्चों को गुमराह कर दिया जाता है कि संस्कृत पढ़ोगे तो केवल अध्यापक बन सकते हो, शास्त्रीय अध्यापक बन सकते हो, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पर
11वीं और 12वीं को प्राकशास्त्री नाम से जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय में 11वीं और 12वीं भी होती है। तो 12वीं जो यहाँ कर लेता है, प्राकशास्त्री जो उत्तीर्ण हो जाता है, वो भारत के जितने भी बोर्ड्स हैं उन बोर्ड से +2 पास करने के बाद जितनी नौकरियों में जा सकता है उतनी नौकरियों में प्राकशास्त्री वाला छात्र भी जा सकता है, प्रथम। दूसरा, इसके अलावा शास्त्री करने के बाद भारतीय सेना में धर्मगुरु का एक पद है जो कि गरिमामय पद है, उसमें जाने के लिए रास्ते खुले हैं। अध्यापक कई स्तर पर अध्यापक, प्राइमरी स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर अध्यापक हो सकते हैं। बैंकों में भी भाषाधिकारी का पद आपने देखा होगा, वहाँ पर संस्कृत के व्यक्ति जा सकते हैं। इसके अलावा जिन राज्यों में द्वितीय राजभाषा हिमाचल और उत्तराखंड में बन गई है, वहाँ पर राजभाषा अधिकारी सचिवालय में बैठता है, वहाँ पर जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारी तकनीकी शब्दावली आयोग है, दिल्ली में है, जो नए नए शब्द बनते हैं, उनको बनाने के लिए मुख्य रूप से संस्कृत का सहारा लिया जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में भी लिखा गया है कि भारत की प्रथम राजभाषा हिंदी होगी। लेकिन नए शब्दों को बनाने के लिए नए जो आवश्यकता होने पर भाषा में नए जो तकनीकी शब्दावली को बनाने के लिए जो आवश्यकता होगी, उसके लिए संस्कृत ही हमारा मुख्य स्रोत रहेगी। इस प्रकार से भारतीय संविधान ने भी संस्कृत को महत्व दिया हुआ है। अभी तो ये युग आ गया है कि यदि आप संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत बोलते हैं, तो उससे आपका IQ लेवल, सामाजिकता, जैसे कि अभी जो नए नए शोध कार्य हो रहे हैं, इंग्लैंड के बकिंघम पैलेस में जो विद्यालय है, वहाँ पर प्राथमिक स्तर पर संस्कृत पढ़ाई जाती है। क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि एक स्टडी से पता चला कि संस्कृत पढ़ने वालों का IQ लेवल अधिक होता है। अभी नई एक स्टडी हुई है, उसमें ब्रेन के पार्ट्स अलग अलग मंत्रों से अलग अलग रूप से एक्टिवेट हो जाते हैं और जो मानसिक बीमारियाँ वो ख़त्म हो जाती हैं। अब मेरा अपना शोध कार्य जो शिक्षा शास्त्र में हुआ है, वो था संस्कृत और संस्कृत से अलग छात्रों का सामाजिक और बौद्धिक सामवेगिक लेवल, उसमें क्या फ़र्क होता है। तो 5 साल तक हमारी स्टडी चली और भारत के 12 राज्यों से हमने डेटा को एकत्र किया था। 1000 छात्रों का जो प्रदत्त है डेटा है वो संग्रह किया गया था। उससे हमें पता चला कि जो संस्कृत पढ़ने वाले होते हैं उनका सामाजिक स्तर, समाज में समरसता बनाने के लिए उनका अधिक पाया गया है। जी बिल्कुल सर, आपने जैसा बताया कि जितने भी हमारे भारत के संस्थान हैं, उनकी जो एक टैगलाइन होती है नीचे, वो आप देखेंगे कि लगभग सदस्य मतलब संस्कृत में है। कई बार बात होती है कि जैसे हमारे सुप्रीम इंस्टीट्यूट है, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उनकी भी जो टैगलाइन है वो है यतो धर्म ततो जया, यतो धर्म ततो जी। और इसी प्रकार अन्यों के भी देखते, इसका कारण यही है कि संस्कृत किसी वर्ग या किसी एक पर्टिकुलर उससे जुड़ के ना करके पूरी तरह से निरपेक्ष भाषा है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के तत्व इसमें पाए जाते हैं। दूसरा, जैसा आपने बताया कि जो वैज्ञानिक तौर पर बच्चे का बौद्धिक विकास है संस्कृत भाषा के माध्यम से, आप देखेंगे कि इसका वर्ण विन्यास कितना शानदार है। वर्ल्ड की किसी भी लिपि में, भाषा में ऐसा शानदार वर्ण विन्यास नहीं है। इसी कारण जो है संस्कृत में लयबद्धता और मानसिक और संवेगिक जो विकास कह रहे हैं वो बेहतरीन पाया गया। तो सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से संस्थान के बारे में बताया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और हम चाहते हैं कि बीच में जोड़ना चाहूँगा जी जो स्वागत। विश्व भी मानता है, आप कह रहे थे कहाँ कहाँ हमारे लोग जा सकते हैं, तो विश्व में भाषा विज्ञान का जो उदय होता है वो संस्कृत व्याकरण के कारण ही होता है जी। और संस्कृत व्याकरण के कारण ही हम भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। नासा ने भी बहुत से विद्वानों की मांग की है। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक के नाम से नया विषय क्षेत्र एक डेवलप हो रहा है। भारतीय विधि शास्त्र जो कि जयपुर में अध्ययन होता है, इंडियन लॉ, जो कि हमारे धर्मशास्त्र स्मृतियों के आधार पर भारतीय लोगों के लिए न्याय व्यवस्था होगी। और सिविल सर्विसेज इन संस्कृत, ये कोर्स भी हमारे लखनऊ परिसर में चला रहा है। इसके अलावा BSc योग, MSc योग तो हमारे विश्वविद्यालय में ही नहीं, अभी तो भारत के अनेक अन्य देशों में। और आपको ये बताना चाहूँगा कि इस परिसर से पढ़े हुए 10 से अधिक छात्र इस समय
शास्त्री करके यहाँ से गए और इस समय विदेशों के अलग अलग क्षेत्रों में, वियतनाम है, अमेरिका है, चाइना है, थाईलैंड है, यहाँ पर योग ट्रेनर के रूप में काम कर रहे हैं और अच्छा पैकेज ले रहे हैं। इसीलिए यदि आप चाहते हैं तो संस्कृत का कोई भी एक अंश पकड़ लीजिए, तो वो अंश ही आपका उद्धार कर देगा। यदि आपको वृत्ति नहीं भी करनी है तो आप शौकिया तौर पर संस्कृत को पढ़िए। और संस्कृत जैसी व्याकरण किसी दुनिया के व्याकरण के पास नहीं है। ये हम ही लोग नहीं कहते हैं, विदेशी लोगों ने भी स्वीकार किया है कि दुनिया का सबसे माइंडेड व्यक्ति जो अब तक पैदा हुआ वो पाणिनि, महर्षि पाणिनि जी हुए। तो महर्षि पाणिनि को नमस्कार के साथ हम आज आपको सभी को अभिनंदन करते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने संस्कृत के बारे में इतना बेहतर बताया। धन्यवाद साथी।